एवरीवन, दिस इज सनु चंदेल एंड इस वीडियो में हम लोग रूरल सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि तीसरा सब टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन सेटलमेंट्स का। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स या फिर नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, तो आप मेरी ब्लॉग साइट पर विजिट कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा था एंड आज हम लोग रूरल सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊँ भी ना, तो रूरल सेटलमेंट्स का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी एंड वो चीज़ें इनफ है इसका इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों के दिमाग में क्या आई होगी, जैसे ही आप लोगों ने रूरल सेटलमेंट्स का नाम सुना होगा, गांव का नाम सुना होगा, तो वो होगी कि हाँ, गांव मतलब एक ऐसा इलाका, एक ऐसा एरिया जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो खेती बाड़ी करते होंगे, एग्रीकल्चर करते होंगे, राइट। बट हाँ, तो ये जो एग्रीकल्चर है ये पार्ट है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ का। अब ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर इंसान नेचर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। इसका एग्जांपल एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर में क्या कर रहा है इंसान? लैंड को कल्टीवेट कर रहा है एंड लैंड क्या है? लैंड नेचर का एक पार्ट है। तो इंसान नेचर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अगर मैं किसी और एक्टिविटी का एग्जांपल लूँ, लेट्स से मैं टीचिंग का एग्जांपल लूँ, तो टीचिंग में क्या कोई इंसान नेचर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है? जी नहीं। अगर मैं किसी लॉयर का एग्जांपल लूँ, तो क्या लॉयर जो है वो नेचर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है? बिल्कुल भी नहीं। तो जिन एक्टिविटीज़ में इंसान नेचर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा वो होंगी प्राइमरी एक्टिविटीज़। एंड प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? पहला एग्रीकल्चर, जो मैं बता चुकी हूँ। दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन करना। उसमें भी जो है इंसान नेचर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। एंड तीसरा जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है वो है फिशिंग। तो फिशिंग में इंसान क्या करता है? मान लो कोई भी वाटर बॉडी है, लेट्स से वो समुद्र है, कोई लेक है, या फिर जो है सी है, वहाँ से क्या करता है? वहाँ से फिशेस को जो है निकालता है एंड मार्केट में सेल करके पैसा कमाता है। तो फिशिंग भी एक प्राइमरी एक्टिविटी ही है, क्योंकि हम लोग नेचर के साथ इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और नेचर को डायरेक्टली एक्सपोज है। और एक और चीज़ जो आप लोगों के दिमाग में आती होगी गांव का नाम सुनते ही, वो ये है कि हाँ, जो गांव वाले इलाके होते हैं वो शहरों से जो है थोड़े से छोटे होते हैं। वहीं यहाँ पे भी लिखा हुआ है द सेटलमेंट साइज इज़ रिलेटिवली स्मॉल। बिल्कुल सही है, एकदम फिट बैठती है ये बात। अगर आप लोग देखो तो हाँ, सच में ही जो गांव होते हैं वो शहरों के मुकाबले छोटे होते हैं। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी भी अगर देखी जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, अगर मैं मतलब ये एक स्क्वायर बना हुआ है एंड इसकी हर एक साइड का जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर हो, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है रूरल एरियाज के अंदर, वो कहीं ज़्यादा होगी अर्बन एरियाज से। तो ये सारी चीज़ें ही क्या हैं? ये तीनों के तीनों पॉइंट्स ही क्या हैं? रूरल एरियाज का जो है एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। ठीक, यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। अब इसका मतलब ये है कि मान लो ये मतलब मैं ये राजस्थान बना रही हूँ और मैं मानती हूँ कि राजस्थान का ये जो कोई इलाका है, यहाँ पे एक गांव है। तो मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स में ये देखूंगी कि ये जो गांव है ये यहीं पे ही क्यों है, ये वेस्टर्न राजस्थान में क्यों नहीं है, ये यहाँ पे क्यों नहीं है, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब वेस्टर्न राजस्थान आप लोग जानते हो ज़्यादातर डेजर्ट वाला इलाका है। यहाँ पर थार डेजर्ट मिलता है, जो कि इंडिया का एक अकेला हॉट डेजर्ट है। तो चलो अब हम लोग फैक्टर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो किसी भी सेटलमेंट को अफेक्ट करेगा, किसी भी सेटलमेंट की लोकेशन को अफेक्ट करेगा, खाली रूरल सेटलमेंट्स की ही बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था ना, द वर्ड पॉपुलेशन, उसमें भी देखी थी। तो अगर आप लोगों ने वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझा था एंड उसमें भी जो जोग्राफिकल फैक्टर्स थे वो अच्छे से समझे थे, तो ये जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाली हैं। तो जो पहला फैक्टर आप लोगों का दिया हुआ है बुक में वो है वाटर सप्लाई। अब देखो, ये बहुत ही आई एम सॉरी, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि पानी के बिना जो है मतलब इंसान जिंदा नहीं रह सकता, राइट। आप लोगों के दिन की शुरुआत पानी से होती है। हम लोग पानी पी के अपने दिन की शुरुआत करते हैं, देन हम लोग नहाते हैं,
देन फिर उसके बाद में हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं अगेन, जिसको बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। फिर मे बी कपड़े धुले जाते हैं हमारे, अगेन जिनके लिए पानी की ज़रूरत होगी। बर्तन साफ़ होंगे तो पानी की ज़रूरत होगी। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज़ है पानी का वो है इरिगेशन। ऑलराइट, इरिगेशन मतलब अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो अगर आप कुछ क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हो तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए भी जो है आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लैंड को इरिगेट करना पड़ेगा। और अगर पानी नहीं है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। एंड अगर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है तो फूड कहाँ से लाओगे आप, राइट। हवा के बाद तो जो है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, वो तो खाना ही है। और जहाँ पानी है वहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा, एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा तो खाना होगा। तो अगर खाना है तो वो बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन को जो है वो सस्टेन कर सकता है या सपोर्ट कर सकता है। दूसरी चीज़, पानी का आप लोग इस्तेमाल फिशेस को भी कैच करने के लिए कर सकते हो। फिशेस को कैच करने के लिए नहीं, जहाँ पानी होगा वहाँ मछलियाँ होंगी। एंड मछलियों को भी जो है इंसान अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकता है, सर्वाइवल के लिए यूज़ कर सकता है। वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में जो है लोग फिशेस खाते हैं, खासकर जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वो, क्योंकि पास ही में समुद्र है तो आराम से मछलियाँ पकड़ सकते हैं वो लोग। तो इन सारी ही मतलब ये जो आपके 2 3 4 ये इम्पोर्टेंट जो यूज़ हैं वाटर के, इनकी वजह से जो आपको ज़्यादातर सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे, वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो आपको रिवर्स के किनारे पे देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, वो आपको लेक्स के किनारे पे देखने के लिए मिलेंगे, या फिर और भी जो वाटर के सोर्सेज हैं वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये एक सेटलमेंट जो है ये रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। ये गाँव भी हो सकता है, एक्चुअली में जो यूरोप के गांव होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, इतने ही डेवलप्ड होते हैं। और एक और जो यूज़ है पानी का वो ये है कि पानी को आप लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप लोगों को पता होगा कि जो बहुत पुराना ज़माना होता था उसमें हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी रोड्स नहीं थी, बहुत अच्छे अच्छे रेलवेज डेवलप नहीं थे। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी का ही इस्तेमाल करते थे, मेरा मतलब है बोट्स का इस्तेमाल करते थे जो पानी में चलती थी। एंड जो ये वाटर ट्रांसपोर्ट है ये आज भी काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी देखो वर्ल्ड की, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप वगैरह, ये आप लोग जो 8th चैप्टर है आई थिंक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसमें भी पढ़ोगे। तो ये कोई फालतू की चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं, ये काम आएगा। तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज हो गए जो रूरल सेटलमेंट की लोकेशन को जो है वो अफेक्ट करेंगे। दूसरा जो फैक्टर है, अच्छा हाँ, ये वाटर सप्लाई से ही रिलेटेड एक चीज़ और रह गई, ये है वेट पॉइंट सेटलमेंट्स। तो देखो, वेट पॉइंट सेटलमेंट्स वो सेटलमेंट्स होते हैं जो पानी के सोर्स के पास में ही बसे हुए हों। जैसे मैंने आप लोगों को अभी ये पीछे भी दिखाया था ये पिक्चर में, तो ये जो सेटलमेंट है ये रिवर के किनारे बसा हुआ है, पानी के सोर्स के बहुत ही नज़दीक बसा हुआ है। तो मैं इस सेटलमेंट को बोलूँगी वेट पॉइंट सेटलमेंट। एक ड्राई पॉइंट सेटलमेंट भी होता है जो कि पानी के सोर्स से दूर लोकेटेड होता है। ऐसा क्यों होता है, हम लोग बिल्कुल अभी जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं ड्राई पॉइंट सेटलमेंट्स के बारे में भी। तो वेट पॉइंट सेटलमेंट इज द प्लेस वेयर सेटलमेंट्स आर बिल्ड क्लोज टू द वाटर सप्लाई। देखो ये चीज़ तो हमने पढ़ी ली। फिर दूसरी लाइन और देख लेते हैं हम लोग। समटाइम्स द नीड फॉर वाटर ड्राइव्स द people to settle in disadvantaged sites such as islands surrounded by swamps और low lying river banks। तो कभी कभी मतलब पानी की ज़रूरत ही इतनी है इंसान को, तो कभी कभी जो है इंसान मजबूर हो जाता है बहुत ही दलदली से जो इलाके होते हैं उनमें सेटल होने के लिए, पानी की ज़रूरत की वजह से। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि बांग्लादेश हुआ, है ना। और वेस्ट बंगाल के भी बहुत सारे इलाके होंगे जहाँ पर लोग पानी की ज़रूरत की वजह से बहुत ही स्वैम्पी एरियाज़ में रहते हैं, बहुत मार्शी एरियाज़ में रहते हैं। इसके बाद में जो दूसरा फैक्टर है आप लोगों का वो है लैंड। तो लैंड से यहाँ पे आपका मतलब है कि जो कोई भी ज़मीन है, लैंड तो मतलब ज़मीन ही हुआ ना, जो कोई भी ज़मीन है वो मतलब वो माउंटेनियस है, पहाड़ी है, प्लेट्यू है। मतलब प्लेट्यू तो ऐसा आप लोगों को पता होगा टेबल लैंड होता है, या फिर एकदम प्लेन है, या फिर वो फर्टाइल है या इनफर्टाइल है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें कैसे सेटलमेंट्स को जो है अफेक्ट करेंगी, रूरल सेटलमेंट्स को अफेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया हुआ है वो ये है, पीपल चूज टू सेटल नियर फर्टाइल लैंड सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। अब देखो,
फर्टाइल लैंड की जो सबसे बड़ी खासियत होगी, लोग फर्टाइल लैंड के पास इसलिए ज़्यादा बसेंगे क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे से हो सकता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड सपोर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होगा। एंड अगर फूड है तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि जिंदा रहने के लिए हमें खाने की ही ज़रूरत होती है। बट अब आपको जो है ये यहाँ पे दो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज दिए हुए हैं। थोड़ा सा जो है क्या बोल सकते हो आप, थोड़ा सा अलग हटके जो है ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को दिए गए हैं। पहले मैं आपको यूरोप की बात बता देती हूँ कि अगर आप बहुत सारे यूरोपियन विलेजेस को देखो तो वो क्या होते हैं, वो रोलिंग कंट्री के पास, मतलब रोलिंग कंट्री पे लोकेटेड होते हैं, रोलिंग हिल्स पे लोकेटेड होते हैं। और वो प्लेन एरियाज में या फिर जो जो एरियाज पानी की सोर्स के नज़दीक हों वहाँ लोकेटेड नहीं होते। इसका रीज़न क्या है, पहले मैं आप लोग को ये दिखा देती हूँ कि ये रोलिंग हिल्स क्या होते हैं। तो देखो ये है आप लोगों का यूरोप, ठीक है, ये जो पूरा ग्रीन ग्रीन आप कॉन्टिनेंट देख रहे हो ये है यूरोप। एंड ये जो हम जिन सेटलमेंट्स की बात कर रहे हैं ना यूरोप में, ये खासकर आपको वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिलेंगे। तो ये रोलिंग हिल्स क्या हैं दिखा देती हूँ। तो देख सकते हो आप लोग ये मतलब बहुत वो पहाड़ नहीं है जैसे हम लोग देखते हैं कि जनरली पहाड़ कैसे होते हैं, बहुत ही स्टीप जो है उनका स्लोप होता है। बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब बहुत ही जेंटली सा स्लोपिंग है ये, देखो। एंड यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो इजीली पॉसिबल है। दूसरी पिक्चर और दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। देखो ये रहा, है ना। ये बहुत ही, ये ना ही बिल्कुल प्लेन है और ना ही आप लोग इसको एक माउंटेन कह सकते हो, बहुत ही स्टीप साइडेड सा माउंटेन। तो रीज़न क्या है इन लोगों के यहाँ पे सेटल डाउन होने का? रीज़न ये है कि वेस्टर्न यूरोप एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लगभग पूरे साल बारिश होती है। राइट, पूरे साल बारिश होती है। और बारिश ऐसी नहीं होती जैसे इंडिया में होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है इंडिया में। तो यहाँ पे बहुत हल्की हल्की बारिश होती है, जिसे आप ड्रिजलिंग बोलते हो। ठीक, बहुत हल्की हल्की सी बारिश होती है, जिसकी वजह से ये लोग अगर पहाड़ों पे भी सेटल डाउन हो जाएं तो भी चलेगा। एंड अगर ये लोग नीचे सेटल होंगे, मतलब प्लेन एरियाज में सेटल होंगे, तो मे बी वहाँ पे मतलब पानी ज़्यादा होगा, मे बी फ्लड्स आ सकते हैं, या फिर मतलब इन लोगों को ये इलाके पसंद ही नहीं होंगे, बहुत दलदली सा इलाका होगा। तो इसीलिए जो है ये लोग ऊपर जो रोलिंग हिल्स हैं वहाँ पर ये लोग सेटल होना पसंद करेंगे। फिर दूसरा जो आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है वो दिया हुआ है साउथ ईस्ट एशिया का। तो साउथ ईस्ट एशिया में लोग जो है लो लाइंग रिवर वैलीज में जो है सेटल होना पसंद करेंगे, और जो कोस्टल प्लेन्स हैं वहाँ पर सेटल होना पसंद करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया है क्या। तो साउथ ईस्ट एशिया जो है वो वर्ल्ड का आपका ये वाला पार्ट है, ये देख रहे हो ना आप। और इसमें आप लोगों की कंट्रीज आती हैं जैसे वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो अब ये लोग यहाँ पे सेटल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन लोगों की मजबूरी है। साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप लोग देखो तो बारिश पूरे साल नहीं होती। यहाँ पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है, जो कि इंडिया में भी पाया जाता है। एंड मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट की क्या खासियत होती है कि साल के सिर्फ 3-4 महीने ही जो है वो बारिश होती है, एंड वो बारिश भी बहुत तेज़ होती है। तो इन लोगों की जो है मजबूरी है कि वो लोग, ये लोग पानी के जो सोर्स हैं उनके आसपास ही जो है अपने सेटलमेंट्स बसाएं। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको राइस बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हॉट क्लाइमेट है। तो यहाँ पे गेहूँ वगैरह ज़्यादा अच्छे से पैदा नहीं हो सकता, तो राइस ही आपको यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेगा। एंड राइस इज़ अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। आपको राइस को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट्स वाई ये जो साउथ ईस्ट एशिया में सेटलमेंट्स हैं वो आपको कोस्ट के किनारे मिलेंगे या फिर जो रिवर वैलीज हैं वहाँ पर मिलेंगे। सो आई होप कि ये वाला पॉइंट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को दिया हुआ है वो है अपलैंड। अभी हम लोगों ने लैंड के बारे में पढ़ा, ये अपलैंड मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि थोड़े ऊपर वाले इलाकों में जो है लोग सेटल होना पसंद करेंगे। अब देखो हर चीज़ की अति बुरी होती है, राइट। अगर पानी कहीं पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो भी वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल आप ले सकते हो सहारा डेजर्ट, एंटार्क्टिका। यहाँ पर पानी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे सेटलमेंट्स भी नहीं है। बट कहीं कहीं पे क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा होता है, पानी हद से ज़्यादा अवेलेबल है। ये आप लोगों ने बचपन से लेके पढ़ा होगा कि ऐसा होता कहाँ पे है। ऐसा होता है आपका जो इक्वेटोरियल रीजन्स है ना वर्ल्ड के, उनमें, राइट। कुछ मतलब यहाँ पे आएगा आप लोगों की इक्वेटर की लाइन 0 डिग्री। तो इक्वेटोरियल रीजन्स जो होते हैं वो होते हैं इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ
एंड 10 डिग्री साउथ तक। एंड इन रीजन्स की खासियत क्या है? खासियत ये है कि यहाँ रोज़ शाम को बारिश होगी, डेली 4 बजे के करीब। एंड इतने तो मतलब पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो है लोग पानी से दूर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि मतलब पानी भी अपने साथ बहुत सारी परेशानियां लेके आता है। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, इंडिया में भी जब बारिश होती है, मानसून सीजन आता है, तो पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज़, जो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, उनकी भी संख्या बढ़ जाती है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो इक्वेटोरियल रीजन्स में घर होते हैं लोगों के, वो कुछ ऐसे स्टिल्ट्स पर बिल्ड होते हैं। ये कुछ लकड़ी सी देख रहे हो आप, एंड इसके ऊपर जो है वो घर बिल्ड होते हैं। क्यों? ताकि ये लोग मच्छरों से बच सकें, जो इंसेक्ट्स हैं उनसे बच सकें, एंड फ्लडिंग कंडीशन से भी जो है वो लोग बच सकें, क्योंकि बारिश रोज ही हो रही है। अब मच्छर वच्छर से बचने के लिए मतलब ऊपर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की होगी कि मच्छर जो है वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता है, राइट? वो मतलब नीचे ही नीचे जो है उड़ता है, तो इसीलिए जो है ये लोग स्टिल्ट्स पे अपने घर बनाएंगे। दूसरी आप एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पर ये मैंने जो फोटो लिया है, ये मिजोरम का है। तो मतलब ये जो स्टेट्स हैं जैसे मिजोरम, मेघालय, इनकी इनकी भी यही खासियत है कि यहाँ पे बारिश बहुत होती है। ठीक, यहाँ पे मानसून काफ़ी जल्दी आ जाता है, एंड काफ़ी लेट जो है वो यहाँ से मानसून निकलता है। एंड जब मानसून यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में पहुँचता है, तो उसके अंदर मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है। तो मतलब इवेंचुअली यहाँ पे जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और पानी की कमी लोगों के पास होती नहीं है, इसलिए लोग पहाड़ों के ऊपर रहना पसंद करते हैं, राइट? ये काफ़ी अनयूजुअल सा है। अगर आप लोग वेस्टर्न हिमालय जो हैं उनके स्टेट्स में सेटलमेंट्स को देखेंगे, तो अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह में जाओगे, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे, मान लो ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, एंड यहाँ बीच में से रिवर निकल रही है, तो लोग रिवर के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि पानी की कमी है वेस्टर्न हिमालयाज में। ठीक, बट अगर आप सेम चीज़ ईस्टर्न हिमालयाज में देखो, यहाँ से एक रिवर निकली है, तो लोग पानी से दूर दूर जाके बसेंगे ऐसे ऐसे, क्योंकि अगेन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो फ्लडिंग कंडीशन से बचने के लिए लोग जो है ऊपर सेटल होना पसंद करेंगे। ठीक, तो अगेन यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। एक बार फिर से मैं पढ़ के सुना देती हूँ आप लोगों को। अपलैंड विच इज़ नॉट प्रोन टू फ्लडिंग वॉज चोजन टू प्रिवेंट डैमेज टू हाउसेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। ठीक, जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा वहाँ पे फ्लडिंग कंडीशन से बचने के लिए लोग ऊपर जाके बसना पसंद करेंगे। Thus, in low-lying river basins, people chose to settle on terraces and levees, which are dry point. In tropical countries, people build their houses on stilts near marshy lands to protect themselves from flood, insects and animal pests. अच्छा, ये टेरेसेस और लेवीज वाली चीज़ शायद आपको पसंद वो सॉरी समझ ना आई हो, तो मैं बता देती हूँ कि होता क्या है कि मान लो ये कोई रिवर है, वेट, ये कोई रिवर है, राइट? एंड ये उसका पूरा एक चैनल है, यहाँ पे पानी फ्लो करता है, तो लोग जो है वो लेवीज पर जो है वो रहना पसंद करते हैं। ये लेवीज क्या होती हैं? एक नेचुरल एम्बैंकमेंट सा होता है रिवर के किनारे पे, जो मान लो ये बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे करके लाती होगी रिवर, तो ये यहाँ पे कुछ आसपास भी जो है इकट्ठे होते रहते होंगे सेडिमेंट्स, एंड फिर इकट्ठे हो के बहुत ऐसे ऊपर एक चट्टा सा लग जाता होगा रिवर के किनारे पे, तो लोग यहाँ पे सेटल होना पसंद करते हैं, ताकि जो है वो फ्लडिंग व्लडिंग कंडीशन से जो है बच सकें। इसके बाद में जो दूसरा आप लोगों का फैक्टर दिया हुआ है वो है बिल्डिंग मटेरियल। तो चलो, अब ये सारी चीज़ें डिसाइड हो गई, अब क्या चाहिए आपको? अब घर बनाने के लिए कुछ सामान भी तो चाहिए, तो उसी चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल। तो अब किस एरिया में, किस रीजन में किस मटेरियल से घर बने हुए होंगे, वो वहाँ की ज्योग्राफी डिफाइन करेगी। कैसे? देखो, जो विलेजेस जो फॉरेस्ट हैं उनके आसपास जो है या उनमें लोकेटेड होंगे, फॉरेस्ट एरियाज में लोकेटेड होंगे, तो ऑब्वियसली बात है, फॉरेस्ट है, जंगल है, तो वुड वहाँ पे अच्छी खासी अवेलेबल है। तो लोग जो घर बनाएंगे अपने इन एरियाज में, वो भी उनके कैसे होंगे? वो भी लकड़ी के ही होंगे। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, ये एक लकड़ी का घर है, बैम्बू का घर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वुड बहुत अच्छे से अवेलेबल है, फॉरेस्ट वाले इलाके में ये आपको घर देखने को मिलेंगे। फिर अगर आप लोग अफ्रीका के सवाना एरिया में देखो, अब ये सवाना एरिया क्या है? यहाँ ये सवाना ग्रासलैंड्स भी हैं अफ्रीका में, एंड ये जो अफ्रीका का सवाना एरिया है, यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही
गर्मी होती है यहाँ पे, तो उस गर्मी से बचने के लिए जो है लोग यहाँ पे ऐसे कुछ मड के हाउसेस बनाते हैं। और मड के हाउसेस की क्या खासियत होती है आप लोग को पता होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये अंदर से जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है घर का, उसको ठंडा रखते हैं। एंड अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो ये अंदर से जो माहौल है वो थोड़ा गर्म रखते हैं। ये मड हाउसेस की खासियत होती है, नेचुरल एसी, राइट। तो और अगर आप लोग पोलार रीजन्स में देखो, पोलार रीजन्स मान लो ये अर्थ है एंड ये है दो पोल्स, हम लोग जानते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड ये जो पोल्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। एंड जो ज़मीन है वो ज़्यादातर पार्ट जो है ईयर के, वो जो है बर्फ़ से ही ढकी रहती है। तो इसीलिए जो है अगर आप पोलार रीजन्स में देखोगे तो लोगों के जो घर होते हैं ना, वो ऐसे बर्फ़ के बने हुए होते हैं जिनको हम लोग इग्लूज बोलते हैं। आप लोगों ने बचपन से इनके बारे में पढ़ा होगा। अब ये सिर्फ बर्फ़ के ही घर क्यों बन रहे हैं और किसी चीज़ से नहीं, अगेन याद रखो कि हम लोग इनके पीछे के जोग्राफिकल फैक्टर्स को देख रहे हैं। यहाँ पे और कुछ अवेलेबल है ही नहीं ना, यहाँ पे आपको सॉइल मिलेगी, सॉइल कैसे मिलेगी, ज़्यादातर पार्ट तो लैंड जो है वो बर्फ़ से ही कवर है। एंड इतने ठंडे क्लाइमेट में पेड़ पौधे भी नहीं उगते, तो लोगों की मजबूरी है कि वो बर्फ़ से ही जो है अपने घर बनाएं, और कुछ उनके पास है ही नहीं। फिर जो एक पॉइंट है जो ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था जब मैं थी 12th क्लास में, तो वो ये है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इन लोअर्स एरियाज ऑफ चाइना केव ड्वेलिंग्स वर इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं समझने वाली। सबसे पहले तो ये लोएस का मतलब क्या होता है? लोएस का मतलब होता है मुल्तानी मिट्टी, जो मतलब अगर मैं आपको हिंदी में इसका मतलब बताऊँ तो जो हम लोग मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हैं वो होता है इसका मतलब। एंड ये जो लोएस्ट एरिया है ये आपका आता है जो चाइना है। लेट मी शो यू, ये है चाइना का मैप। तो जो चाइना है उसका जो थोड़ा सा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, राइट, आप इसको कहीं ये वाला एरिया मान सकते हो। अगर मैं थोड़ी गलत हूँ तो आई एम सॉरी, बट शायद यही एरिया आएगा चाइना का। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो ये लोअस है मुल्तानी मिट्टी है, मतलब ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से यहाँ पे इकट्ठी हुई जा रही है इस एरिया में चाइना के। एंड इस मिट्टी से बहुत बड़ा एक प्लेट्यू सा बन गया है यहाँ पे चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। एंड ये जो एरिया है जो मैंने आप लोग को बताया, इसकी एक और खासियत है कि यहाँ पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एंड सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, मतलब एक्सट्रीम सा क्लाइमेट होता है दोनों ही सीजन्स में। जिसकी वजह से लोगों की मजबूरी हो गई है कि वो यहाँ पे, जो ये मैंने आप लोगों को बताया ना कि मुल्तानी मिट्टी बहुत सालों से इकट्ठी हुई जा रही, तो देखो ये कुछ ऐसे इकट्ठी हो गई। तो इन लोगों की मजबूरी बन चुकी है कि ये इस मिट्टी में ही केव्स बनाते हैं कुछ इस तरीके की, एंड उनमें रहते हैं। अगेन मिट्टी की क्या खासियत है कि जब गर्मी होंगी तो अंदर से माहौल थोड़ा हॉट रहेगा, एंड जब सर्दियाँ होंगी तो थोड़ा गर्म, सॉरी, जब गर्मियाँ होंगी तो अंदर से माहौल रिलेटिवली कूल रहेगा, एंड जब सर्दियाँ होंगी तो वार्म रहेगा। एंड इन केव्स को आप कुछ ऐसी केव्स मत समझ लेना जैसे कि आप लोगों ने बचपन में कार्टून में देखी होंगी या फिर टीवी वगैरह में देखी होंगी। जी नहीं, ये जो केव्स होती हैं इनके अंदर जो घर होते हैं, इनके अंदर लगभग सभी वो मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं जो आपको हर एक घर में मिलेंगी, अपने घरों में मिलेंगी। लगभग वही सेम वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होती हैं, बट ये रह क्यों रहे हैं इनमें अभी भी? रीज़न आपको पता है, इट्स जोग्राफिकल। अब जो जो आप लोगों का ये है टॉपिक, नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है डिफेंस। अब देखो डिफेंस मतलब नाम से ही वो समझ में आ रहा है हमें कि मतलब सुरक्षा। तो ये जो फैक्टर है ये वर्ल्ड के हर सेटलमेंट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं प्ले करेगा, बट हाँ कहीं कहीं पे ये पार्ट इम्पॉर्टेंट जो है, कहीं कहीं पे ये फैक्टर इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग नागालैंड वगैरह देखो इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे लोग एक साथ इकट्ठा होके रहते हैं, राइट, बहुत पास पास घर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो उन पे आके हमला ना कर दें। अगर हमला करेंगे तो ये एक साथ जो है मिल करके उसका सामना कर सकते हैं। तो ये तो हुई इंडिया की बात, ये चीज़ आप लोग पढ़ोगे ह्यूमन सेटलमेंट्स में इंडिया वाली बुक में, कोई फालतू की चीज़ नहीं बताई है ये मैंने आपको। तो ये डिफेंस फैक्टर ज़्यादा बड़ा रोल प्ले तब करेगा जब क्या मान लो किसी भी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही हो, मतलब दो गुटों के बीच में भी लड़ाई हो गई हो या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई हो, वहाँ पर ये डिफेंस जो फैक्टर है ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। अब आप लोगों ने सुना होगा कि जो राजस्थान है, ठीक, जो राजस्थान है
वहाँ पे आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का किला, जैसे मतलब ऐसे बहुत सारे, कुंभलगढ़ का किला, इन सारे किलों के बारे में सुना होगा। तो ये जो किले होते थे, ये मतलब जो अरावलीज माउंटेन है ना राजस्थान में, उनके ऊपर होते थे। जैसे आप लोग देख सकते हो ये कुंभलगढ़ का किला है, तो ये ऊपर क्यों लोकेटेड होते थे? ताकि जो दुश्मन है वो आसानी से इन फोर्ट्स पे हमला ना कर सके। तो ये क्या रीजन हुआ, मतलब क्या फैक्टर है जो इनको मतलब पुश कर रहा है कि जाओ और मतलब ऊपर वाले जो इलाके हैं वहां पे जाके सेटल हो, डिफेंस, राइट। और अगर आप लोग देखो, अफ्रीका की एक कंट्री है नाइजीरिया, उसमें तो आपको नाइजीरिया में भी यही देखने को मिलेगा कि नाइजीरिया में हो क्या रहा है कि नाइजीरिया में भी कुछ ग्रुप्स हैं जिनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो उसकी वजह से जो है, जो नाइजीरिया के लोग हैं वो इंसलबर्ग्स पे जो है अपने घर बनाते हैं। ये इंसलबर्ग्स क्या होते हैं? एक तरीके का पहाड़ी समझ लो, जिसकी जो शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है, राइट। ये कुछ ऐसा सा होता है। जनरली पहाड़ आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे, बट नहीं, ये जो इंसलबर्ग्स होते हैं इनकी शेप कुछ ऐसी होती है। तो ये लोग इनके ऊपर रहना पसंद करते हैं, क्यों? ताकि दुश्मन आसानी से हमला ना कर पाए। तो ये हुआ डिफेंस वाला फैक्टर। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है प्लान्ड सेट, सॉरी ये कोई फैक्टर वैक्टर नहीं है, ये अलग से ये टॉपिक दिया हुआ है आप लोगों को, प्लान्ड सेटलमेंट्स। तो प्लान्ड सेटलमेंट्स क्या होते हैं? अच्छा, प्लान्ड सेटलमेंट्स को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अनप्लान्ड सेटलमेंट्स के बारे में बता देती हूँ। तो जनरली जो ज़्यादातर रूरल सेटलमेंट्स होते हैं वर्ल्ड के, वो अनप्लान्ड ही होते हैं। मतलब वो जेनेटिकली इवॉल्व हैं, वो मतलब टाइम इमेमोरियल से वहीं पे ही हैं वो गांव, एंड वो इवॉल्व होते जा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। बट प्लान्ड सेटलमेंट्स में क्या होगा कि कोई भी जो देश की सरकार है वो क्या देखेगी कि वो मतलब पहले एक जो एरिया है उसको चूज़ करेगी, मे बी कंट्री का किसी भी एरिया को वो चूज़ करेगी। फिर उसके बाद में वो ये देखेगी कि ये जो एरिया है इसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है, यानी कि ये कितने लोगों को सपोर्ट कर सकता है। फिर उसी के हिसाब से इस गांव में घर बनाए जाएंगे, राइट, उन लोगों के लिए। एंड सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, है ना, इरिगेशन की फैसिलिटीज़, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ इस गांव में जो है वो लगवाई जाएंगी। एंड जो एक एग्रीकल्चरल लैंड देखा जाएगा फिर कि लोग खेती कहाँ पे करेंगे। और फिर जो है ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है इसको हर एक फैमिली में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, कि मतलब सबके पास बराबर का लैंड होगा, राइट। तो इस चीज़ को बोलेंगे हम लोग प्लैंड सेटलमेंट्स, यानी कि जो विलेजेस हैं उनको प्रॉपरली प्लैंड किया गया है। सो दीज आर द सेटलमेंट्स विच आर नॉट स्पॉन्टेनियसली chosen by villagers themselves, right? Planned settlements are constructed by government by providing shelter, water and other infrastructure on acquired lands. अभी मैंने आप लोगों को बताया जिन एरियाज में पानी नहीं है, हाँ, गवर्नमेंट वहाँ पे भी पूरा इंश्योर करेगी कि हाँ आप लोगों के पास एक रेगुलर वाटर सप्लाई जो है वो आएगी। फिर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आप लोगों को, द स्कीम ऑफ विलेजाइजेशन इन इथियोपिया एंड कैनाल कॉलोनीज इन इंडिया, इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया इन इंडिया आर सम गुड एग्जाम्पल्स। तो जो आप लोगों का ये दूसरा एग्जाम्पल है ये आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ोगे इंडिया वाली बुक में। बट ये जो पहला एग्जाम्पल है स्कीम ऑफ विलेजाइजेशन इन इथियोपिया, ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो पहले आप लोग ये देख लो कि ये जो इथियोपिया है वो कहाँ पर है। तो इथियोपिया आपकी ये वाली कंट्री है, ये जो देख रहे हो आप लोग, ये वाला जो डार्क पिंक सा कलर है यहाँ पे, ये है इथियोपिया। एंड इथियोपिया में जो है सरकार ने 1950s या 60s में क्या किया था कि स्कीम ऑफ विलेजाइजेशन लेके आई थी वहाँ की गवर्नमेंट। एंड प्रॉपरली प्लान किया गया था एक एक गांव को, एक एक विलेजर को जो है वो इक्विटेबली लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। तो ये सेटलमेंट विलेजर्स ने खुद नहीं चूज़ किया था, गवर्नमेंट ने उनके लिए चूज़ किया था। एंड ये था इथियोपिया का प्लान सेटलमेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई थिंक सब कुछ कवर कर चुकी हूँ मैं, और आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।